नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे और पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने दूसरे चरण के लिए श्रीनगर के एक मतदान केंद्र पर वोट डाला। इसके साथ ही उमर अब्दुल्ला ने केंद्र सरकार से तीखा सवाल भी किया। उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता, तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं, वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है काम करेगी। यही हमारे ये डेलीगेशन के हवाले से समझ में नहीं आता। यही लोग जब जम्मू कश्मीर के बारे में कमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बयान आता है कि जम्मू कश्मीर जो है वो हमारा अंदरूनी मामला है, इस पर दूसरों की दखल नहीं होनी चाहिए। अगर दखल नहीं होनी चाहिए, अगर इनके कमेंट्स आपको नहीं चाहिए, तो इनको यहाँ लाया क्यों जा रहा है? और वैसे भी यहाँ लोग वोट अपना इस्तेमाल या इलेक्शन में हिस्सा इसलिए नहीं ले रहे हैं कि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बहुत खुश हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तमाम कोशिशों के बावजूद लोग यहाँ इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। नहीं तो यहाँ लोगों को तंग करने में, सताने में, परेशान करने में पिछले 6-7 साल से हुकूमत ने कोई कसर बाकी नहीं रखी है। इसके बावजूद लोग अगर इस इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं तो ये लोगों की, मैं कहता हूँ इसका श्रेय लोगों को जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश कर रही है कि इसका सारा क्रेडिट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिले, जो कि यहाँ के लोगों के साथ धोखा है। और अगर बाहर के डिप्लोमेट्स को लाया जा सकता है तो मुझे ये बताएं ना, बाहर के जर्नलिस्ट को इजाजत क्यों नहीं दी जा रही है? बाहर के किसी भी जर्नलिस्ट को जिन्होंने अप्लाई किया था इस इलेक्शन को कवर करने के लिए, उन्हें इजाजत नहीं मिली। लेकिन एक गाइडेड टूर टूरिस्ट की तरह इन डिप्लोमेट्स को लाके यहाँ इलेक्शन दिखाए जा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। सर थोड़ा ट्रेंड साउथ कश्मीर में काफी ज्यादा सुबह से ही वोटिंग देखने को मिली, लेकिन श्रीनगर थोड़ा स्लो है। आपको क्यों लग रहा है कि ऐसा हो रहा है? तब हमारी वोट डालने की आदत नहीं रही। हम श्रीनगर के लोगों को 35 साल अपना वोट इस्तेमाल करने की आदत नहीं रही। हमें थोड़ा सा सीखना पड़ेगा दोबारा, मतलब घर से निकल के पोलिंग बूथ में जाना। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि बाकी जो सराउंडिंग एरियाज हैं वहां के पोलिंग को देखने के बाद श्रीनगर के लोग भी निकलेंगे और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आखिरकार उनको भी अपने एमएलए पे जो है अपने एमएलए से काम मांगने का हक है, और वो हक जो है वोट से शुरू होता है। उन्हें अपने एमएलए को चुनने में जो है अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए और फिर अपने एमएलए से जो है काम मांगने चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार समिट के लिए यूएस के दौरे पर गए थे, जहां तमाम देशों के साथ कई मुद्दों पर चर्चा हुई। इस पर हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि और बताया कि पीएम मोदी के इस दौरे से क्या कामयाबी मिली। एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है। जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। हमारी आबादी जो कई देश सोचते हैं कि संभवतः हमारी लायबिलिटी होगी, उसको कैसे हम लोग एसेट में कन्वर्ट करें, इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर से एक भारतीय होने के नाते मुझे मेरे प्रधानमंत्री पर गर्व होता है। उनकी हर अंतर्राष्ट्रीय यात्राएं जिस तरीके से न सिर्फ देश के मान सम्मान को बढ़ाने का काम करती हैं, बल्कि जिस तरीके से हमारे देश की मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बढ़ाने का काम करती हैं। हर डिसीजन मेकिंग में जिस तरीके से आज की तारीख में भारत का एक महत्वपूर्ण से है। उस दिन जब मेरे प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ही बोला कि आज की तारीख में जब भारत बोलता है तो दुनिया सुनती है, और हकीकत है, भारत जब आज की तारीख में बोलता है तो दुनिया सुनती है, क्योंकि भारत का वो कंट्रीब्यूशन अब रहा है हर क्षेत्र में। इस बार के विजिट में भी आप देखें
जिस तरीके से अलग अलग कंपनी के सीईओ से, ग्लोबल कंपनीज के सीईओ से जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, जिस तरीके से भारत से चुराए गए आर्टिफैक्ट्स थे उसको जिस तरीके से 297 ऑफ देम को वापस लाया गया है, ये कहीं ना कहीं भारत की एक मजबूत पहचान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्शाने का काम करता है। क्वाड समिट के लिए मेरे प्रधानमंत्री जी गए थे। क्वाड 4 देशों का ये समिट है, उसमें जिस तरीके से भारत की एक महत्वपूर्ण योगदान है, अलग अलग विषयों को लेकर चर्चा हुई, सर्वाइकल कैंसर को लेकर हो, आपने टेररिज्म का जिक्र किया, इन तमाम विषयों पर जिस तरीके से भारत प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक मजबूत पहचान को स्थापित करने में कामयाब रहा है, ये एक नए भारत की दिशा में, एक विकसित भारत की दिशा में भारत के मजबूत कदम है। और इसके लिए मैं पुनः मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करता हूं और उनको एक बार फिर से एक सफल यात्रा के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। उन्होंने फिलिस्तीन प्रेसिडेंट से भी मुलाकात की है, गाजा में जो चीजें हो रही हैं, आपको लगता है वो क्या भी रहे हैं कि हम सपोर्ट भी देंगे ताकि वहाँ पर शांति भी मेंटेन रहे? प्रधानमंत्री जी के शब्दों में कहूं, ये बात सत्य है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। हम लोग हमेशा से शांति के पक्षधर हम लोग रहे हैं, शांति प्रिय देश, और हम लोगों ने हमेशा हर संभव प्रयास किया है देश के, दुनिया के अलग अलग कोनों में कहीं पे भी अशांति होती है तो किस तरीके से वहां पे शांति स्थापित की जाए, मध्यस्थता हम लोग करने में अगर कहीं पे भी सफल रहे। मुझे लगता है बहुत कम राष्ट्र अध्यक्ष ऐसे होंगे जो दो अलग अलग युद्ध जिन देशों के बीच में चल रहा हो, दोनों के साथ उनके रिश्ते अच्छे रहे हों। जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी रशिया भी जाते हैं तो वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच में मध्यस्थता कराने का भी कार्य हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो ऐसे में ये जो मुलाकात उनकी हुई है फलस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष के साथ, ये पुनः हमारी सरकार, हमारे देश की उस सोच को दर्शाता है जहां पे हम लोग शांति के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से बड़ी से बड़ी समस्या का हल निकालने की संभावना ढूंढने का प्रयास करें। हम लोगों की आबादी आज की तारीख में हमारी ताकत है। हमारे प्रधानमंत्री जी की खूबसूरत सोच है कि उन्होंने आपदा तब को अवसर में बदलने का उन्होंने काम किया। कोरोना के दौरान जब दुनिया भर में पेंडेमिक था, कई देशों ने जहां ऐसे में अपने घुटने टेक दिए, उस वक्त हमारा देश सबसे ज्यादा मजबूती से उभर कर आया। हमने न सिर्फ अपने देशवासियों को बचाने का काम किया बल्कि दूसरे देशों में भी वैक्सीन पहुंचाकर उनके लोगों को भी हम लोगों ने बचाने का काम किया। तो ऐसे में आज की तारीख में जो हमारी आबादी, जो कई देश सोचते हैं कि संभवतः हमारी लायबिलिटी होगी, उसको कैसे हम लोग एसेट में कन्वर्ट करें, इस सोच के साथ हमारे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। अबंडेंस को कैसे हम लोग अपॉर्चुनिटी में क्रिएट करें, कैसे इसको अपनी ताकत हम लोग बनाएं, इस दिशा में हमारे प्रधानमंत्री जी अलग अलग नीतियों को लेकर आ रहे हैं। मैं फूड प्रोसेसिंग सेक्टर से मैं जुड़ा हुआ हूं, एक मंत्री होने के नाते मैं मानता हूं कि किसानों की एक बड़ी आबादी है हमारे देश में, और प्रधानमंत्री भी सोच सकते हैं कि आने वाले दिनों में हम वर्ल्ड फूड बास्केट बने, देश में ही नहीं बल्कि दुनिया से हम लोग भूखमरी को हम लोग हटाएं। इतनी क्षमता हमारे देश में जो आबादी की वजह से ही आती है। तो ऐसे में कैसे हम लोग हर उस विषय को जो कि शायद दुनिया लायबिलिटी समझती है, उसको हम अपॉर्चुनिटी में कैसे क्रिएट करें, ये आउट ऑफ बॉक्स सोच हमारे प्रधानमंत्री की हमेशा से रही है और जिसका लाभ हमारे देश को पिछले 10 सालों में हुआ है। परिणाम स्वरूप तीसरी बार पुनः देश की जनता ने हम पे अपना विश्वास जताया और इन्हीं नीतियों के साथ देश इस तीसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आगे बढ़ने का कार्य कर रही है। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कवच का विकास 2016 में शुरू हुआ और 2019 तक काफी विकास हुआ, प्रमाणीकरण हुआ, उसके बाद भी इसमें सुधार किए गए, नए संस्करण लाए गए और 16 अगस्त 2024 को संस्करण 4.0 को मंजूरी दे दी और इसका पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच किया गया है। टेस्टिंग हो चुकी है, आज निरीक्षण था। अगर ट्रेन रेड सिग्नल के पास आ रही है और ड्राइवर ध्यान नहीं दे रहा है तो कवच अपने आप ब्रेक लगा देगा। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है। बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। काफी दूर तक की जो लोकेशन जो बताता है उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका है और हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे नौकरी के कार्यकाल के दौरान इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम यूज कर पाएंगे। आज हमें गर्व है कि कम से कम हमारे रहते रहते हम अपने हाथों से ही ऐसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे
तो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। कवच का डेवलपमेंट 2016 में चालू हुआ और 2019 तक काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, सर्टिफिकेशन हुआ। उसके बाद में भी उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट्स किए गए, नए नए वर्जन लाए गए और वर्जन 4.0 16 जुलाई 2024 को अप्रूव हुआ, RDSO ने अप्रूव किया। वर्जन 4 का पहला इंस्टॉलेशन सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में इंस्टॉलेशन हुआ है। कंप्लीट कमिश्निंग हो चुकी है, इसकी लग चुका है, टेस्टिंग हो चुकी है। आज इसका इंस्पेक्शन था, तो बहुत ही एक अच्छी सुविधा है। आप देखोगे इसमें कवच में, अगर आप कवच की स्क्रीन देखो तो इसमें इस स्क्रीन में कई किलोमीटर दूर का जो सिग्नल है वो सिग्नल पहले ही ड्राइवर को यहीं पे दिखाई दे जाता है। कितनी स्पीड पे चला सकता है गाड़ी ड्राइवर, वो इसमें क्लियर आ जाता है। अगर ड्राइवर उससे ज़्यादा स्पीड करे तो कवच ऑटोमेटिकली स्पीड को कम कर देता है, ब्रेक लगा देता है। रेड लाइट अप्रोच हो रही है और उसमें ब्रेक लगाना है, बाय चांस ड्राइवर ब्रेक न लगा पाए तो कवच ऑटोमेटिकली ब्रेक लगा देता है। एक तरीके से ड्राइवर की लाइफ में बहुत बड़ा एक इसमें सुधार आया है और रेलवे की सेफ्टी में बहुत बड़ा इससे सुधार आया है। रेलवे जिस तरह रफ्तार बढ़ रही है, हम देख रहे हैं कि वंदे भारत ट्रेन भी बढ़ रही हैं, कोचेस भी बढ़ रहे हैं, कैसे इसको देखते हैं? लगातार रेलवे बढ़ता जा रहा है। देखो, रेलवे गरीब परिवारों की, मध्यम वर्गीय परिवारों की सवारी है, इसलिए बहुत बड़ा फोकस है। 12,500 जनरल कोच की मैन्युफैक्चरिंग चल रही है। प्रयास ये रहेगा कि हर ट्रेन में कम से कम 4 जनरल कोच हो और उसके 4 के बाद में फिर 6 करेंगे। अमृत भारत ट्रेन ऐसी बनी है जो 22 में से 11 कोच स्लीपर और 11 कोच जनरल। मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नमो भारत ट्रेन भी लाए, जिससे कि कम डिस्टेंस के बीच में एक फ्रीक्वेंट हाई फ्रीक्वेंसी पे गाड़ी चल सके। वंदे स्लीपर भी बन गई जो कि ओवरनाइट ट्रेन है और वंदे भारत अपने आप में देश भर में सभी ने इसको अच्छे से एक्सेप्ट किया है। 98% के आसपास टोटल ऑक्यूपेंसी है। विपक्ष के MP साहब भी आते हैं तो हमारे पास ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे यहाँ वंदे भारत चलाइए। तो जो राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं रेलवे की, उनसे भी निवेदन करूंगा कि रेलवे एक ऐसी संस्था है जो देश के लाइफलाइन है और इसमें बिल्कुल पॉलिटिसाइज न करें और फोकस करें। रेलवे में सभी का सहयोग चाहिए, राज्य सरकारों का सहयोग चाहिए, पुलिस का सहयोग चाहिए, कर्मचारियों का सहयोग चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधियों का सहयोग चाहिए, पैसेंजर्स गाड़ी को साफ रखें उनका सहयोग चाहिए। हर एक व्यक्ति का, पक्ष हो, विपक्ष हो, अपक्ष हो, सभी का, जो हमारे साथ है, हमारे साइड है, जो हमारे ऑपोजिशन में है, जो न्यूट्रल है, उन सब की सपोर्ट की जरूरत है। इस देश को हमें भविष्य के लिए, इस देश के भविष्य के लिए रेलवे पे फोकस करके काम करना है। हमें इससे गर्व है कि सर हमारे साथ में थे, हम सौभाग्यशाली समझते हैं अपने आप को। बाकी कवच की बात करें तो काफ़ी दूर तक की जो लोकेशन जो बताता है उसकी वजह से हमारा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ चुका है और हम तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकते कि हमारे नौकरी के कार्यकाल के दौरान इस टाइप की टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ कर पाएंगे। मगर आज हमें गर्व है कि कम से कम हमारे रहते रहते हम अपने हाथों से ही ऐसी टेक्नोलॉजी को यूटिलाइज करेंगे, तो उनको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हमारे लिए तो बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि कहाँ कितनी स्पीड रखनी है वो सब हमें एक ही मॉनिटर के अंदर ही समाहित होकर के मिल रहा है। और सिग्नल की एडवांस लोकेशन कई 8-7 किलोमीटर दूर तक के सिग्नल के हमें एडवांस मालूम पड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि जब दूर तक दिखाई देता है तो ड्राइवर का कॉन्फिडेंस बढ़ ही जाता है। तो हमारे लिए बहुत। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट बताया है कि राज्यपाल ने जो भी निर्णय लिया है वो सही है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस निर्णय को मानते हुए तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। आज हमें जीत मिली है। भाजपा नेता CT रवि ने कहा कि कानून सबके लिए समान है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले के बाद मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को इस्तीफा दे देना चाहिए। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने गौ ध्वज स्थापना दिवस पर कई मुद्दों पर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने सरकार को खूब सुना है। शंकराचार्य ने कहा कि जो गौ रक्षा की बात करे वोट उसे देना चाहिए। साथ ही उन्होंने तिरुपति विवाद को लेकर भी बात की। शंकराचार्य ने कहा कि तिरुपति की घटना हिंदुओं के साथ बड़ा छल है। इसके बाद उन्होंने योगी और पवन कल्याण को भी निशाने पर लिया। भारतीय जनता पार्टी की सांसद कंगना रनौत ने वापस लिए जा चुके 3 कृषि कानूनों पर बयान देकर एक बार फिर विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को 3 विवादास्पद कृषि कानूनों को वापस लाना चाहिए, जिन्हें किसान
लंबे समय तक चले विरोध के बाद वापस ले लिया गया था। अब कंगना के बयान से उनकी पार्टी ने एक बार फिर किनारा कर लिया है। उन्होंने दावा किया कि ये उनका व्यक्तिगत बयान है। मुंबई की 36 विधानसभा सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी का फैसला अभी तक नहीं हुआ है। लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी ने मुंबई की 6 में से 4 सीटें जीतकर महागठबंधन को तगड़ा झटका दिया था। इस बीच एक खबर ने सबको चौंका दिया। खबरों की माने तो पूर्व सांसद प्रिया दत्त को कांग्रेस बांद्रा पश्चिम से उम्मीदवार बना सकती है। बांद्रा पश्चिम के मौजूदा विधायक मुंबई बीजेपी अध्यक्ष आशीष शेलार हैं। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस आशीष शेलार के खिलाफ प्रिया दत्त को उतार सकती है। बीते कई दिनों से चल रहे तिरुपति प्रसाद विवाद पर हिंदू देवालय प्रशिक्षण समिति संस्थापक स्वामी कमलानंद भारती ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि ये प्रसाद के बारे में पहले भी एक बार इसके बारे में चर्चा हुई है। बाहर जो घी मिलता है वो ग्रेड ए का नहीं है। शुद्ध घी 4000 तक है और अब वो 400 का मिल रहा है। ये भी चलेगा, वो भी चलेगा। गुजरात के साबरकांठा जिले में बुधवार सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। हिम्मतनगर के पास हुए हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। एक तेज रफ्तार कार ने पीछे से ट्रेलर ट्रक में घुस गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। हिम्मतनगर की एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार श्यामला जी से अहमदाबाद कई लोगों को लेकर जा रही थी, तभी उसकी टक्कर आगे जा रहे ट्रेलर से हुई। इजराइल की एयर स्ट्राइक में हिजबुल्ला कमांडर इब्राहिम कुबैसी समेत 6 लोग मारे गए हैं। कुबैसी का मारा जाना हिजबुल्ला के लिए बड़ा नुकसान है। इजराइल के हमलों को लेकर लेबनान की सरकार का कहना है कि 2006 के बाद ये पहली बार है जब लेबनान की इतनी बड़ी तबाही हुई है। बैरूत में कई जगहों पर पिन पॉइंट हमले हुए हैं। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।